हम और आप लोगों ने न्यूरॉन के टिपिकल स्ट्रक्चर को हम और आप लोगों ने पढ़ लिया। अभी न्यूरॉन को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ फैक्टर्स के बेसिस पे इनको डिफरेंटली क्लासीफाई किए हुए हैं। कुछ क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में भी है। इसके ऊपर एमसीक्यूज फिर कैसे आते हैं उसको हम फिर आप लोग एंड पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी हम और आप लोगों ने न्यूरॉन को डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे कैसे इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, इनको हम और आप लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन के जो एक्सान होते हैं, इनके ऊपर खास किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा समझा, इनके ऊपर खास किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हम आमतौर पे श्वान सेल्स हम इसको कहते हैं, SCHWANN, श्वान सेल्स हम इसको कहते हैं। डायग्राम में मैं इसको सही तरीके से शो नहीं कर सकता, पर ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि अगर आप लोग अपने फिंगर्स को फॉर एग्जांपल कंसीडर कर ले कि ये हमारा कोई एक्सान है और इसके ऊपर मैं ऐसे ये रिंग डाल रहा हूँ, रिंग, तो ये एक रिंग इसके ऊपर ऐसे आ गया है। तो जो रिंग आ गया है इसके ऊपर ऐसा एक श्वान सेल कंसीडर कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे गोल होता है। फिर इसके बाद आप लोग दूसरा रिंग डाल दे, फिर तीसरा डाल दे, फिर चौथा डाल दे, तो ये इस तरह के ये जो रिंग्स होते हैं ये इनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। ये श्वान सेल जो होते हैं रिंग्स की फॉर्म में इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनको मैं डायग्रामेटिकली मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये इस तरह से इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। शाबाश है, श्वान सेल जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो श्वान सेल्स हैं, जो श्वान सेल्स है, ये वही श्वान था जिसको हम और आप लोग थियाडर श्वान हम और आप लोग इसको कहते हैं। थियाडर श्वान हम और आप लोग इसको कहते हैं। इस थियाडर श्वान ने इससे पहले इनको डिस्कवर किया हुआ था, श्वान ने इसको डिस्कवर किया हुआ था। तो ये वही श्वान है थियाडर श्वान जिसने सबसे पहले वो न्यूक्लियस वो सेल को भी उसने डिस्कवर किया हुआ था। इसने इन सेल्स को भी डिस्कवर किया हुआ था। ये जो श्वान सेल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये किसी और सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। इसलिए कुछ लोग इसको न्यूराग्लियल सेल्स भी हम इसको कहते हैं, न्यूराग्लियल सेल्स। पर याद रख ले, जो न्यूराग्लियल सेल्स है हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये किसी और सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन याद रख ले कि जो न्यूराग्लियल सेल्स हैं, चूंकि ये सिर्फ नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बार दफा कहते हैं कि ये एक्सक्लूसिवली सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के, ये किसी और सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। वो याद रख ले कि नर्वस सिस्टम में भी अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो ये न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ये हरगिज़ नर्वस सिस्टम के अंदर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। अगर कोई सेल ऐसा हो जो किसी और के ऊपर प्रेजेंट हो, फिर हम आमतौर पे इसको कहते हैं कि ये डिपेंडेंट सेल्स होते हैं। इसका मतलब कि जो न्यूराग्लियल सेल्स होते हैं ये डिपेंडेंट सेल्स हैं, ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन अगर ये न्यूरॉन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं तो न्यूरॉन के हम और आप लोगों ने 3 मेन पार्ट्स पढ़े हुए थे। इनमें से एक डेंड्रान था, सेल बॉडी थी, एक्सान था। याद रख ले, ये एक्सान के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये हरगिज़ सेल बॉडी और डेंड्रान के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। तब हम और आप लोग कह सकते हैं कि जो न्यूराग्लियल सेल्स होते हैं ये एक्सक्लूसिवली यानी 100% डिपेंडेंट सेल्स हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्सान के ऊपर होते हैं, किसी और सेल के ऊपर प्रेजेंट, किसी और जगह पे ये प्रेजेंट नहीं होते। एक अंदाजे के मुताबिक के ह्यूमन बींग्स के नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स, उसका 50% के हिसाब से ये इनके साथ न्यूराग्लियल सेल्स भी होते हैं, यानी न्यूरॉन और इन सेल्स की 50% रेशो होती है। 50% न्यूरॉन होते हैं नर्वस सिस्टम में, 50% ये न्यूराग्लियल सेल जो है ये फिर प्रेजेंट हो सकते हैं। अंडरस्टूड बात है, आपके ज़हन में ये बात आएगी कि न्यूरॉन भी एक सेल है, फिर कैसे इसके ऊपर इस तरह के सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल हम और आप लोगों ने ऑलरेडी नेफ्रॉन पढ़ा हुआ था, जिसके अंदर पोडोसाइट्स होते हैं। अगर सेल का साइज बहुत बड़ा हो तो इसमें और इसके ऊपर और छोटे छोटे सेल्स जो हैं ये फिर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये भी इसी तरह से एक सेल है जो कि यहां पे इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन याद रख ले कि जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हमारे साथ 2 तरह के सेल्स हो गए हैं, कहीं पूछा गया। न्यूरॉन भी है, न्यूराग्लियल सेल्स भी है, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, याद रख ले, वो न्यूरॉन है, वो न्यूराग्लियल सेल नहीं है। न्यूराग्लियल सेल हम इसको सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि ये नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वो न्यूरॉन है। नेक्स्ट, ये जो न्यूराग्लियल सेल्स होते हैं, जो श्वान सेल्स होते हैं, ये सेक्रीटरी इन नेचर होते हैं। सेक्रीट का मतलब ये है किसी यूजफुल सब्सटेंस को
ये सीक्रेट करता है, और जिस चीज को ये सीक्रेट करता है वो एक प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन को हम और आप लोग कहते हैं माइलिन, MYELIN, माइलिन। माइलिन एक प्रोटीन है। आमतौर पे जो प्रोटीन्स होते हैं, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। लेकिन जिस तरह के मेटालो प्रोटीन होते हैं, मेटल्स में प्रोटीन्स के बीच में मेटल प्रेजेंट हो सकते हैं, इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स होते हैं कि जिनके अमाइनो एसिड्स के बीच में फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जो फैटी एसिड्स होते हैं इनका कलर भी थोड़ा सा वाइट होता है, और फैटी एसिड्स को अगर आप लोग हीट दे दे, टेम्परेचर दे दे, तो फिर से ऑयल की सिक्रेशन भी इनसे शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली ये जो श्वान सेल्स होते हैं, न्यूराग्लियल सेल्स होते हैं, ये एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम और आप लोग माइलिन कहते हैं। माइलिन इस किस्म का प्रोटीन है कि इनके अमाइनो एसिड्स के बीच में फैटी एसिड जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं। इसलिए अगर आप लोग कहीं ब्रेन को देख ले, ये नर्वस सिस्टम को देख ले, तो इनका कलर भी वाइट होता है। वो एक्चुअली इस माइलिन, क्योंकि वहां पे वो फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा अगर कहीं आप लोग ब्रेन को पकाना शुरू कर ले तो लोग आमतौर पे इसमें कम ऑयल डालते हैं, क्योंकि अकीदा यह है कि अगर आप लोग इसको टेम्परेचर दे दे तो ये भी फिर ऑयल खुद भी सीक्रेट करना शुरू कर लेता है, क्योंकि उस माइलिन के अंदर वो फैटी एसिड जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो माइलिन होता है, इसका मेडिकल साइंस में यहां पे जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये इंसुलेटर का काम करता है। यानी जो माइलिन है ना, ये एक्चुअली इंसुलेशन का काम करता है, इंसुलेटर का काम करते हैं। और हम और आप लोग पढ़ेंगे कि जो न्यूरॉन होते हैं, जब इनके ऊपर नर्व इंपल्स पास होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वहां पे इस इंसुलेटर का मेन फंक्शन क्या होगा वो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन ये जो माइलिन होता है, इसको जब ये श्वान सेल सीक्रेट करते हैं तो ये इसके अंदर की तरफ इसको सीक्रेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मेरे फिंगर को देख ले, तो जो फिंगर है इसको आप लोग एक्सान कंसीडर कर ले, इसके ऊपर ये श्वान सेल्स हैं। ये श्वान सेल जब माइलिन सीक्रेट करता है तो ये अंदर की तरफ करता है, उस तरफ, अंदर की तरफ, इसके ऊपर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइलिन होता है, अगर ये इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है, तो इधर पे ये प्रेजेंट होगा, ऊपर नहीं होगा। फिर इधर पे ये प्रेजेंट होगा, ऊपर नहीं होगा। फिर इधर पे ये प्रेजेंट होगा, ऊपर पे नहीं होगा। तो जहां पे श्वान सेल है उसी ही के अंदर ये माइलिन जो है ये भी फिर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि जो एक श्वान सेल होता है, दूसरा श्वान सेल होता है, इसके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप भी होता है। इस गैप को आपके बुक ने एक नाम दिया हुआ है, नोड ऑफ रेनवियर। और रेनवियर नो डाउट एक साइंटिस्ट था जिसका पूरा नाम एंटोनी रेनवियर था, जिसने सबसे पहले स्पेस को, इस जगह को उसने इंडिकेट किया हुआ था, डिस्कवर किया हुआ था कि श्वान सेल्स के बीच में इस किस्म का गैप भी होता है। उसने इसको डिस्कवर किया हुआ था, तब जाके इसने इसको नाम भी दे दिया नोड ऑफ रेनवियर। लेकिन कुछ बुक्स इसके लिए इंटर नोड का लफ्ज भी इसके लिए लगा लेते हैं। तो अगर हम और आप लोग न्यूरॉन को देख ले, तो जहां पे श्वान सेल है उसके नीचे माइलिन भी है, लेकिन जहां पे दो श्वान सेल्स है इनके बीच में जो इंटरनोड है, नोड ऑफ रेनवियर है, वहां पे ये माइलिन प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब कि इसके ऊपर जो माइलिन प्रेजेंट होगा इस पूरे के पूरे एक्सान के ऊपर, वो कंटिन्यूस नहीं होगा, उनमें ब्रेकिंग होगी, वो डिसकंटिन्यूस होगा। एक सेल और दूसरे सेल के बीच में ये गैप जो है ना, जहां पे ये प्रेजेंट होगा, नोड ऑफ रेनवियर होगा, वहां पे ये माइलिन जो है ये भी फिर प्रेजेंट नहीं होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो माइलिन प्रेजेंट होता है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो ब्रेक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जहां पे श्वान सेल होता है सिर्फ उधर होता है, जहां पे श्वान सेल नहीं होता, नोड ऑफ रेनवियर होता है, वहां पे ये माइलिन जो होता है ये भी फिर प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम और आप लोग न्यूरॉन को एक फैक्टर के बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। वो ये है कि क्या इसके ऊपर श्वान सेल है, यानी श्वान सेल के बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या श्वान सेल है? यस है। क्या श्वान सेल नहीं है? नो नहीं है। अगर श्वान सेल है तो अंडरस्टूड बात है, वहां पे माइलिन भी प्रेजेंट होगा। अगर श्वान सेल नहीं है तो फिर वहां पे माइलिन भी नहीं होगा। लेकिन जो माइलिन इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, तो याद रख ले, वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर नहीं है फिर तो हम और आप लोग इस बात को डिस्कस तक नहीं कर सकते। तो अगर इसके ऊपर माइलिन है, तो अगर ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल ऐसे होता है जिस तरह कि आप किसी चीज के ऊपर शीट लगा दे, वो नहीं होता शीट, कपड़ा आप लगा दे, कोई शीट से लगा दे, प्लास्टिक लगा दे,
वो चीज जो है ना ये इस फॉर्म में इसके ऊपर प्रेजेंट होगी, तो फिर वो जो शीट होगा वो भी कंटिन्यूस नहीं होगा, माइलिन की डिसकंटिन्यूस शीट जो है ये फिर प्रेजेंट होगी। तो फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो न्यूरॉन होते हैं इनको श्वान सेल के बेस पे नहीं, माइलिन शीट के बेस पे भी हम इनको दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा उसके ऊपर माइलिन की शीट होगी लेकिन वो डिसकंटिन्यूस होगी। जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होंगे इसके ऊपर माइलिन की शीट प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन अगर माइलिन की शीट होगी तो इसके ऊपर श्वान सेल भी होंगे। अगर इसके ऊपर श्वान सेल नहीं है, माइलिन की शीट नहीं है, इसका मतलब कि वहां पे श्वान सेल जो है ये भी फिर प्रेजेंट नहीं होंगे। ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं इसको कुछ लोग मेडुलेटेड न्यूरॉन भी कहते हैं। कोर्स में तो नहीं है पर आप लोगों को ऐसे ही पता होना चाहिए, मेडुलेटेड न्यूरॉन भी हम इसको कहते हैं। लेकिन जिसके ऊपर श्वान सेल नहीं है, माइलिन की शीट नहीं है, उसको आमतौर पे नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन भी हम इसको कहते हैं। इसका मतलब कि माइलिन की शीट पे दो किस्म के सेल्स जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं, मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड। इसके बेस पे भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये एक क्लासिफिकेशन हमारी हुई on the basis of what? On the basis of Schwann cells or myelin sheet. इसके अलावा भी हम और आप लोग न्यूरॉन को तीन ग्रुप में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो इसके बेस पे नहीं है। उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है। तो ये एक क्लासिफिकेशन आपके जहन में होना चाहिए। मैंने जो कुछ बता दिया ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे भी क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको हम तीन ग्रुप में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। हम इनको तीन ग्रुप में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इनमें से जो एक होता है इनको हम कहते हैं यूनी और मोनोपोलर न्यूरॉन। जो दूसरे होते हैं इनको हम आम कहते हैं बाई पोलर न्यूरॉन। जो तीसरा होता है हम इसको कहते हैं मल्टी पोलर न्यूरॉन। ये तीन किस्म के न्यूरॉन है, लेकिन ये ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है। इसलिए कहीं आप लोगों से पूछा गया कि श्वान सेल के बेस पे न्यूरॉन के कितने टाइप्स हैं, सो 2 हम और आप लोगों ने डिस्कस किया। या माइलिन शीट के बेस पे न्यूरॉन के कितने टाइप्स है, यू शुड नो, वो 2 है। बात दफा पूछा जाता है कि एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे न्यूरॉन के कितने टाइप्स है, वो 3 है, आपके कोर्स में है। यूनिपोलर या मोनोपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, ये हम किसको कहते हैं इसको अब हम और आप लोग डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन ये पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए। बाज दफा ऐसी बात भी पूछते हैं कि जो बाईपोलर न्यूरॉन है वो किसके बेस पे है, लोकेशन के बेस पे है, पोजीशन के बेस पे है, श्वान सेल के बेस पे है, या एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फिर एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे है। ये जो यूनि या मोनोपोलर न्यूरॉन होते हैं ये इस किस्म के न्यूरॉन होते हैं कि जिसमें पोल एक हो। एक पोल से मेरा मतलब यह है कि इसमें या डेंड्रॉन एक हो या फिर एक एक्सॉन हो। सेल बॉडी के बगैर तो न्यूरॉन हो ही नहीं सकता, सेल बॉडी तो होगी। तो अगर मैं इसका डायग्राम कहीं बोर्ड के ऊपर बनाऊं तो फिर तो ये ऐसे बनना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल बॉडी हुई, तो इसके ऊपर अगर मान लो ये यूनिपोलर है तो फिर तो एक पोल होगा। जो एक पोल है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे डेंड्रॉन है, तो फिर तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए। डेंड्रॉन हुआ एक पोल हुआ, या नहीं इस तरह से नहीं है तो फिर सेल बॉडी है। इसका जो दूसरा पोल है वो तो एक्सॉन वाला है ना, तो फिर ये ऐसे होगा। तो जो यूनिपोलर होते हैं, मोनोपोलर होते हैं, इनको आमतौर पे ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि सेल बॉडी है लेकिन इसका पोल एक है, पता नहीं है वो डेंड्रॉन है कि एक्सॉन है। पर आप लोग को बता दो कि नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्कर के निशान को आप लोग देखते जाएं कि इसका स्ट्रक्चर फिर कैसे बनेगा। ये वो सेल बॉडी है जिसको मैंने बना दिया है। सेल बॉडी तो है, अब पोल एक है, तो क्या वो डेंड्रॉन है कि नहीं वो एक्सॉन है। वो कैसे प्रेजेंट होता है, वो ऐसे होते हैं। अगर आप लोग मेरे मार्कर को निशान को देखते जाए कि ये सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी का जो साइड होगा ये जो साइड होगा ये वाला, इधर पे वो एक पोल प्रेजेंट होता है। लेकिन वो जो पोल होता है ना उसने 2 ब्रांचेस बनाए हुए होते हैं। ये 2 ब्रांच होता है, इसमें 2 ब्रांचेस होते हैं। तो हम फिर इसको बाद दफा कहते हैं ये बाइफार्केट होता है, 2 में डिवाइड होता है, पर ये एक ब्रांच होता है। अब इसका ये पता नहीं है कि जो एक ब्रांच है वो है क्या ये डेंड्रॉन है कि क्या ये एक्सॉन है, इसका कुछ पता नहीं है। तो जब हमने देखा तो इसके इस साइड के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट था। मैं आर यहां पे लिखवा रहा हूं, रिसेप्टर प्रेजेंट था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रिसेप्टर है तो रिसेप्टर तो न्यूरॉन के डेंड्रॉन के ऊपर होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक
पोल है जो कि एक साइड के ऊपर है, ये तो डेंड्रान हुआ। लेकिन जब हमने इसका दूसरा एंड देखा तो यहां पे वो टर्मिनल प्रेजेंट था, और टर्मिनल को आमतौर पे टी से इसको एब्रीविएट कर रहा हूं, टी से मैं इसको आमतौर पे एब्रीविएट कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि फिर तो ये टर्मिनल हुआ। जो इसका अगर टर्मिनल हुआ फिर तो इसका मतलब कि फिर तो ये एक्सान हुआ। तो इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर में ये क्या है। तो आखिर में कोई तीसरी चीज आ जाती है जो वो एक्चुअली डिसाइड कर लेता है कि क्या ये डेंड्रान है कि नहीं एक्सान है। जब देखा तो फिर इनके ऊपर वो श्वान सेल जो थे वो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक प्रेजेंट थे। और अभी मैंने आपके साथ ये बात शेयर कर ली है कि जो श्वान सेल्स है ये सिर्फ और सिर्फ नर्व सिस्टम में है, यानी एक्सक्लूसिवली नर्व सिस्टम के सेल्स हैं। और नंबर 2 मैंने बता दें ये डिपेंडेंट सेल्स है, अगर होंगे भी तो फिर ये न्यूरॉन के ऊपर होंगे। लेकिन अगर आप लोग न्यूरॉन में देख ले 3 पार्ट से, बात मैंने आपके साथ शेयर कर ली, अगर होंगे तो एक्सान के ऊपर होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी और पार्ट के ऊपर श्वान सेल हो ही नहीं सकते। अगर पूरे के ऊपर प्रेजेंट है इसका मतलब कि ये एक्सान हुआ। तो फिर इस एक्सान को हम कहते हैं ये मॉडिफाइड एक्सान है, थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। इसके एक एंड के ऊपर रिसेप्टर है, दूसरे एंड के ऊपर टर्मिनल है। अभी अगर आप लोग इमेजिन कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये हाथ है, ऐसे इधर पे ये सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी से एक ब्रांच उधर पे गया हुआ है, एक ब्रांच इधर पे आया हुआ है। तो जो रिसेप्टर है वो तो चीजों को रिसीव करता है, तो रिसेप्टर तो इधर होना चाहिए, वो तो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, जैसे टच पेन वगैरह जो भी कोई चीज है। तो ऐसे फिर इसके ऊपर नर्व इंपल्स आएगा, फिर सेल बॉडी है, फिर इसके साइड के ऊपर वो टर्मिनल एंड हुआ। तो इस सेल बॉडी से जो वो वाला है दूर जो जा रहा है, जहां पे रिसेप्टर है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल साइड पे है। लेकिन अगर आप लोग टर्मिनल वाला देख ले, वो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रहा है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहा है ना, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द सेंट्रल वन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस साइड पे रिसेप्टर है वो पेरिफेरल साइड होगा, पेरिफेरल ब्रांच होगा। लेकिन जिस साइड पे टर्मिनल है ना वो फिर सेंट्रल ब्रांच हो जाएगा। तो हम कहते हैं, बुक ने भी लिखा हुआ है कि जो यूनिपोलर या मोनोपोलर न्यूरॉन होते हैं इनमें एक ही पोल होता है, पोल हमेशा के लिए एक साइड पे होगा। उनके फिर 2 एंड्स होंगे, रिसेप्टर और टर्मिनल। जिस साइड पे रिसेप्टर होगा वो पेरिफेरल ब्रांच होगा, जिस साइड पे टर्मिनल होगा वो फिर सेंट्रल ब्रांच होगा। ये बड़ा की पॉइंट आपके ज़हन में होना चाहिए। अगर आप लोग यूनिपोलर या मोनोपोलर न्यूरॉन को देख ले तो इनमें जो सेल बॉडी होती है वो एक साइड पे होते हैं। तो आमतौर पर बात दफा एमसीक्यू में ये बात भी पूछी जाती है कि अगर किसी न्यूरॉन में सेल बॉडी एक तरफ हो, एक साइड पे हो, तो उसको हम और आप लोग क्या कहते हैं? यू शुड नो, ये फिर यूनिपोलर या मोनोपोलर न्यूरॉन जो है ये फिर प्रेजेंट होगा। जो बाइपोलर होते हैं, नाम से जाहिर है बाइपोलर, इसमें 2 पोल होते हैं। हाँ, सेल बॉडी है, मैं बार बार बता रहा हूं, सेल बॉडी के बगैर तो न्यूरॉन हो ही नहीं सकता। 2 पोल होते हैं, तो एक डेंड्रान होगा, एक एक्सान होगा। हाँ, वो जो डेंड्रान होता है, एक डेंड्रान, इनसे फिर सेकेंडरी पता नहीं कितने निकले होंगे, हर एक सेकेंडरी से फिर टर्शरी पता नहीं कितने लिखे होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से जो एक्सान होगा वो भी इस तरह से ब्रांच होगा, जिस तरह के मैंने आप लोगों को न्यूरॉन का टिपिकल स्ट्रक्चर बताया हुआ था। लेकिन 2 पोल से डेंड्रान भी एक होगा, एक्सान भी एक होगा। अगर आप लोग इसके लुक को देख ले तो फिर वो प्लांट की तरह, ट्री की तरह बन जाता है। तो जो बाइपोलर होते हैं ये फिर ऐसे होते हैं। जो मल्टीपोलर होते हैं, हम और आप लोगों ने न्यूरॉन के टिपिकल स्ट्रक्चर को आज ही डिस्क्राइब किया हुआ था कि सेल बॉडी होगी, एक्सान होगा, बहुत ज्यादा डेंड्रान होंगे, हर एक डेंड्रान से सेकेंडरी डेंड्रान निकले हुए होंगे, आखिर में फिर एक्सान होगा और फिर ब्रांच होगा। तो हम और आप लोगों ने न्यूरॉन का जो टिपिकल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया हुआ था ना, वो एक्चुअली मल्टीपोलर वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मल्टीपोलर होते हैं इनमें ये डेंड्रान बहुत ज्यादा होते हैं। बाइपोलर में डेंड्रान एक होगा, मोनोपोलर में डेंड्रान होता ही नहीं है। तो एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे हम और आप लोग न्यूरॉन को, इसके बेस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट बुक में तो नहीं है, पर यह बात मैंने सुनी, जरूर हुई है कंफर्म, कि जो बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं ये ह्यूमन बींग्स में होते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आइस के अंदर वो जो बाइपोलर न्यूरॉन है, लेकिन जहां तक मैंने पूछा हुआ है ये वो बाइपोलर नहीं होते। ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो लोग आइस की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स के आइस के अंदर वो जो न्यूरॉन होते हैं वो बाइपोलर होते हैं। अदरवाइज ह्यूमन बींग्स में यूनिपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन है जो कि मैंने आपके साथ कर ली है, लेकिन ये किसके बेस पे है बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, ये एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे है। एक क्लासिफिकेशन हम और आप लोगों ने श्वान या माइलिन शीट के बेस पे भी कर ली है। बाज़ दफा हम न्यूरॉन को
फंक्शन के बेस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जितने क्लासिफिकेशन आप लोगों को बता रहा हूं ये सारे के सारे आपके कोर्स के अंदर है। बाज दफा न्यूरॉन को हम और आप लोग फंक्शन के बेस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, और फंक्शन के बेस पे न्यूरॉन के फिर 3 टाइप्स होते हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग सेंसरी कहते हैं, दूसरे को हम और आप लोग मोटर कहते हैं, तीसरे को हम और आप लोग एसोसिएटिव कहते हैं। जो सेंसरी है इसका दूसरा नाम एफेरेंट न्यूरॉन होता है, जो मोटर है इसका दूसरा नाम इफेरेंट न्यूरॉन होता है, जो एसोसिएटिव है इसका दूसरा नाम मिक्स्ड होता है, तीसरा नाम इसका इंटर न्यूरॉन होता है, जबकि जो चौथा होता है इसको कुछ लोग एडजस्टर भी लोग इसको कहते हैं। तो ये 4 इसके डिफरेंट नेम्स हैं। क्योंकि ये फंक्शन के बेस पे है तो सेंसरी या एफेरेंट हम किसको कहते हैं, ये उस किस्म के न्यूरॉन को हम कहते हैं कि ये मैसेजेस वगैरह को बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लाते हैं। यानी इसका जो डायरेक्शन होगा ना ये इधर से सीएनएस की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ होगा। जो मोटर होते हैं इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर ले जाता है। यानी ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सेंसरी मैसेजेस ऐसे लाएगा, मोटर ऐसे मैसेजेस ले जाएगा। So sensory they are towards the CNS, लेकिन जो मोटर है ना वो मैसेजेस को अवे फ्रॉम द CNS इसको ले जाते हैं। जो एसोसिएटिव होते हैं, अगर आप लोगों ने बाजार में ये इलेक्ट्रिक की जो वायर्स होते हैं, तार होते हैं, इनको आप लोगों ने देखा होगा। कुछ तार ऐसे होते हैं, कुछ तार ऐसे होते हैं, आप लोगों को मैं बता भी देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप लोग देख ले इसमें करंट नहीं है, हाँ इसमें करंट नहीं है। ये एक तार है फॉर एग्जांपल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये सेपरेट है। तो इनमें से अगर हम और आप लोग एक को कहे कि ये सेंसरी है, दूसरे को हम कहे कि ये मोटर है, ये 2 बेसिक टाइप्स है। लेकिन बाजार में यही तार सेपरेट भी ऐसे मिलते हैं, लेकिन बाजार में यही 2 पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो इस तरह से भी आपको मिलते हैं। एक ही तार होता है, ऊपर से ये कवर होता है। तो अगर इनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं ना, कवर के अंदर बंद होते हैं, तो इसको बाजार में भी लोग मिक्स तार कहते हैं कि ये मिक्स है। तो जो मिक्स्ड न्यूरॉन होते हैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं, ऊपर को कवर होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअली न्यूरॉन के 2 टाइप है, सेंसरी और मोटर। एसोसिएटिव वाला तो कोई टाइप तो नहीं हुआ ना, वही 2 है जिसके ऊपर हम और आप लोगों ने कवरिंग लगा दी है। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपके कोर्स में ऐसा है नहीं, आपके कोर्स में तीनों के तीनों है, तो तीनों के तीनों को हम और आप लोग पढ़ेंगे भी। अब मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। इसका मतलब कि सेंसरी मैसेजेस लाएगा, मोटर मैसेजेस ले जाएगा, एसोसिएटिव दोनों फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये फंक्शन के बेस पे है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सेंसरी होते हैं, एफेरेंट वाले होते हैं, ये फितरतन यानी ये यूनिपोलर यानी मोनोपोलर होते हैं। जबकि जो मोटर है और जो एसोसिएटिव है ये दोनों के दोनों मल्टीपोलर होते हैं। और कहीं अगर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक को भी निकाल दे तो उसने पेज नंबर 87 के ऊपर एक छोटी सी गलती की हुई है डायग्राम में, बिल्कुल आखिर पे है। इसको आप लोग ठीक कर लेंगे, जहां पे उसने इंटरन्यूरॉन लिखा हुआ है। और इंटरन्यूरॉन पे अगर आप लोग देख ले इंटरन्यूरॉन, तो जहां पे उसने इंटरन्यूरॉन लिखा हुआ है वहां पे उसने बाइपोलर लिखा हुआ है। बाइपोलर को आप लोग काट देंगे, ये मल्टीपोलर है। लेकिन जहां पे यूनिपोलर है और जहां पे सेंसरी है और जहां पे मोटर है, इन दोनों के साथ उसने ये क्या है यूनिपोलर और ये मल्टीपोलर ये अल्फाज लिखे हुए हैं, जहां पे गलती है इस इंटरन्यूरॉन के साथ है। लेकिन अगर आप लोग पेज नंबर 87 पे जाए तो वहां पे उसने ये बात ठीक लिखी हुई है कि जो मोटर न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर है, जो सेंसरी है वो यूनिपोलर है, जो इंटरन्यूरॉन है वो मल्टीपोलर है। तो इधर पे इंटरन्यूरॉन के साथ मल्टीपोलर लिखा हुआ है, इधर पे इंटरन्यूरॉन के साथ उसने बाइपोलर लिखा हुआ है। ये वाला गलत है, ये वाला ठीक है। तो अगर आप लोग इस किताब के लिहाज से भी देख ले तो यूनिपोलर और मल्टीपोलर हमारे बॉडी में है, बाइपोलर नहीं है, क्योंकि फंक्शन के लिहाज से हमारे बॉडी में ये तीनों के तीनों न्यूरॉन प्रेजेंट है। तो अगर आप लोग इन तीनों भी देख ले वहां पे बाइपोलर नहीं है, इसका मतलब कि बाइपोलर न्यूरॉन ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो इसको भी प्लीज आप लोग करेक्ट कर लेंगे ताकि यहां पे किसी किस्म का मसला फिर आपके साथ ना हो। तो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के 3 टाइप्स फंक्शन के बेस पे है। ये पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए। मैंने आपके साथ ये बात शेयर कर ली है कि फिर ये किस तरह से होता है। बाज़ दफा न्यूरॉन को हम ऑरिजिन के बेस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। और ऑरिजिन के बेस पे न्यूरॉन के 2 टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑरिजिन। न्यूरॉन के 2 टाइप्स होते हैं, किसी को हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जबकि किसी को हम और आप लोग स्पाइनल नर्व्स हम इसको कहते हैं। ये जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं ये ब्रेन से निकले हुए होते हैं, इसका ऑरिजिन ब्रेन होता है और आपके कोर्स के अंदर है, हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे। वो टोटल 12 पेयर्स होते हैं, जबकि ये जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं ये टोटल 31 पेयर्स होते हैं और ये स्पाइनल कार्ड से निकले हुए होते हैं। इसका ऑरिजिन स्पाइनल कार्ड होता है, तब जाके हम आमतौर पे इनको स्पाइनल नर्व्स भी हम इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग न्यूरॉन को क्लासिफिकेशन को आपके कोर्स में देख ले तो 4 फैक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने इनको क्लासिफाई किए हुए हैं। जो पहला वाला है वो बता दिया, श्वान सेल या माइलिन शीट के बेस पे है। जो दूसरा है वो एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे है। जो तीसरा है वो फंक्शन के बेस पे है। जो चौथा है वो फिर ऑरिजिन के बेस पे है। पूछा जा सकता है इनमें से आप लोगों को कोई नर्व दे देगा कि सेंसरी न्यूरॉन किसके बेस पे हैं। उधर पे ये 4 टर्म जो मैंने बता दिए हैं, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फंक्शन के बेस पे है। बाज दफा कि ऑरिजिन के बेस पे न्यूरॉन के कितने टाइप्स होते हैं, या फंक्शन के लिहाज से, या एम्ब्रियोलॉजी के लिहाज से, या माइलिन या श्वान शीट के लिहाज से कितने टाइप्स होते हैं, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूरॉन का हम और आप लोगों ने टिपिकल स्ट्रक्चर हम और आप लोगों ने पढ़ा। न्यूरॉन का शाबाश है जो टाइप्स हैं उनको भी हम और आप लोगों ने पढ़ा। अब ये जो न्यूरॉन होते हैं ये ह्यूमन बींग्स में नर्वस सिस्टम को बना लेते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ हद तक मैं आप लोगों को समझा रहता हूं, बाकी आपके कोर्स के अंदर बहुत ज़रा बातें लिखी हुई हैं और मैं आपको बता दूंगा कि इन चीज़ों को आप लोग देख लेंगे, इसके ऊपर किस तरह के MCQs जो है ये फिर आ जाते हैं। तो हमारा और आप लोगों का जो अभी क्वेश्चन है, असल क्वेश्चन इसके बाद वो है नर्वस सिस्टम। मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूं नर्वस सिस्टम। मैं ह्यूमन का नाम नहीं लिखवा रहा हूं, मैं नर्वस सिस्टम का लफ्ज मैंने लिखवा दिया है। आपको बता देता हूं कि एक्चुअली ये है क्या। अगर हम और आप लोग पूरे किंगडम एनिमेलिया में देख ले, पूरे किंगडम एनिमेलिया की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे 3 तरह के नर्वस सिस्टम जो है ये प्रेजेंट होते हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग कहते हैं इरिटेबिलिटी, ये लफ्ज आपके कोर्स के अंदर है, और इसका दूसरा नाम है सेंसिटिविटी। तो इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी ये भी एक किस्म का नर्वस सिस्टम है जो कि किंगडम एनिमेलिया में कुछ एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी क्या होती है, ये किस किस्म का नर्वस सिस्टम होता है? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किंगडम एनिमेलिया में फाइलम प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा होगा। जो फाइलम प्रोटोजोन्स होते हैं ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, इसके पूरे बॉडी के अंदर एक ही सेल होता है। तो अगर आप लोग नर्वस सिस्टम को देख ले, वो करता क्या है? वो ये करता है कि अगर आपको कोई स्टिमुलस आ जाए वो रिसीव कर लेता है और उसी ही के मुताबिक वो रिस्पॉन्स भी करता है। तो अगर आप लोग फाइलम प्रोटोजोन्स में देख ले, इसकी एग्जांपल हम और आप लोग ले लेते हैं एमीबा, जो कि यूनिसेलुलर एनिमल है। अगर यूनिसेलुलर है तो इसमें फिर एक सेल है, अगर एक ही सेल है तो उसके अंदर तो फिर न्यूरॉन पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये न्यूरॉन हुआ तो फिर तो ये यूनिसेलुलर एनिमल नहीं हुआ, फिर तो ये मल्टीसेलुलर एनिमल हुआ। तो अगर मैं पूछूं कि कहीं एमीबा के सामने अगर कोई स्टिमुलस आ जाए, फॉर एग्जाम्पल लाइट, तो क्या वो उस लाइट को रिस्पॉन्स करेगा? हाँ करेगा। तो अगर मैं पूछूं अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो क्या इसके अंदर नर्वस सिस्टम है? ना, नहीं है। न्यूरॉन है? नहीं है। अगर हुआ तो फिर तो ये यूनिसेलुलर नहीं हुआ, फिर तो ये मल्टीसेलुलर एनिमल हुआ। तो फिर जहन में सवाल तो आ जाता है ना कि आखिर एमीबा के अंदर क्या है कि वो इन किस्म की चीजों को रिस्पॉन्स कर सकता है। इसी तरह से अगर आप लोग देख ले फाइलम प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एनिमल एमीबा, इसको अगर कहीं आप लोग टेम्परेचर दे दे, कोल्ड दे दे, क्या इसके खिलाफ वो रिस्पॉन्स शो करेगा? हाँ करेगा। तो क्या इसके अंदर न्यूरॉन है? ना, नहीं है। अगर हो तो फिर तो ये यूनिसेलुलर एनिमल नहीं हुआ, फिर तो मल्टीसेलुलर हुआ। फिर जहन में सवाल आ जाता है कि आखिर क्या है इसके बॉडी के अंदर जो इस किस्म की चीजों को रिस्पॉन्स कर सकता है। अगर इस एमीबा जो कि यूनिसेलुलर है, जो कि प्रोटोजोन से बिलोंग करता है, कोई एनिमी सामने आ जाए, फ्रेंड सामने आ जाए, स्टिमुलस है वो, तो क्या इसके खिलाफ वो रिस्पॉन्स शो करेगा? भागेगा कि नहीं उसके साथ ही ठहरेगा? हाँ रिस्पॉन्स शो करेगा। तो फिर जहन में सवाल आ जाता है ना कि आखिर क्या है जो कि इस स्टिमुलस के खिलाफ भी ये रिस्पॉन्स शो कर सकता है। इसी तरह से अगर आप लोग एमीबा जो कि यूनिसेलुलर है, जो कि फाइलम प्रोटोजोन से बिलोंग करता है, अगर आप इसको कोई खाने वाली चीजें देखिए, ये इडिबल है, खाने वाली है, ये चीज है जो खाने वाली नहीं है, नॉन एडिबल है, क्या ये इन चीजों में डिफरेंशिएट कर सकता है, रिस्पॉन्स शो कर सकता है? हाँ कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है।
तो फिर जहन में सवाल आ जाता है कि इस रिस्पांस को शो करने के लिए तो नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन, तो क्या इसके बॉडी के अंदर न्यूरॉन है? ना नहीं है, तो नहीं है। तो फिर आखिर इसके अंदर कौन सी चीज है जो कि इस किस्म के रिस्पांस को शो कर सकता है? इन सब का आंसर मैं एक लफ्ज में दे देता हूं कि इन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम नहीं है। कि आखिर इन एनिमल्स के अंदर क्या है? तो मैंने बता दिया ना कि इसका सिंपल आंसर यह है कि इन चीजों के खिलाफ ये रिस्पांस किसके थ्रू शो करेगा? द वन एंड ओनली थिंग, एंड वी कॉल इट साइटोप्लाज्म। तो इस किस्म का नर्वस सिस्टम कि जिसमें न्यूरॉन ना हो, जिसमें नर्वस सिस्टम ना हो, लेकिन साइटोप्लाज्म न्यूरॉन की तरह फंक्शन परफॉर्म कर सके, इसका इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। इसका मतलब यह हुआ कि इन एनिमल्स में हरगिज नर्वस सिस्टम नहीं होगा, इनमें हरगिज न्यूरॉन नहीं होंगे, लेकिन न्यूरॉन या न्यूरॉन की तरह फंक्शन वो इसका साइटोप्लाज्म परफॉर्म करेगा। एंड दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। और पूरे किंगडम एनिमलिया में सिर्फ और सिर्फ इसके दो ही फाइलम्स हैं जिसके अंदर इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी होती है। एक फाइलम प्रोटोजोआ और दूसरा जो है वो फाइलम पोरिफरा। इन एनिमल्स के अंदर इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी होती है, इनमें न्यूरॉन नहीं होते, इनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, सारा कुछ साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। जो दूसरे किस्म का नर्वस सिस्टम है, इसको हम और आप लोग कहते हैं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। इन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होगा? हां होगा। अगर होगा तो फिर क्या वहां पे न्यूरॉन होंगे? हां होंगे। क्या वो न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं? ना, नहीं बनाते। तो वहां पे फिर ये न्यूरॉन कैसे प्रेजेंट होते हैं? ये डिफ्यूज होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। लेकिन होता ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल उस एनिमल के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स हैं और उन सेल्स के बीच में आप न्यूरॉन को कंसीडर कर ले, कोई थ्रेड है, धागा है, रस्सी है, तो उसके बीच में ऐसे रफ फॉर्म में, डिफ्यूज फॉर्म में होता है। हर एक सेल की अप्रोच उस न्यूरॉन तक होती है, लेकिन वो न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनाते। तो इस किस्म के नर्वस सिस्टम को हम फिर कहते हैं कि ये डिफ्यूज्ड है, फ्यूज हुआ है, डिस्पर्स हुआ है। न्यूरॉन डिस्पर्स है, डिफ्यूज होता है पूरे किंगडम एनिमलिया में। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही एग्जांपल है और वो है फाइलम सेलेंट्रेटा। जो सेलेंट्रेट्स है ना, इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिफ्यूज्ड वाला होता है। जबकि तीसरे किस्म का जो नर्वस सिस्टम होता है, इसको हम और आप लोग सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इनमें न्यूरॉन होंगे? हाँ होंगे। इन एनिमल्स में सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड भी होगा? हाँ होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं अगर हम और आप लोग देख ले तो एक किंगडम एनिमलिया में तीन किस्म का नर्वस सिस्टम तो हुआ। इरिटेबिलिटी सेंसिटिविटी तो प्रोटोजोआ पोरिफेरा के अंदर है, डिफ्यूज सेलेंट्रेट्स के अंदर है। सेलेंट्रेट्स के बाद तो प्लेटीहेल्मिन्थेस आती है ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके नीचे जितने हैं कार्डेट्स तक सबके अंदर सीएनएस होता है। और ये बात आमतौर पर एमसीक्यूज के अंदर बार दफा पूछी भी जाती है कि इनमें से कौन सा फाइलम है, इसके अंदर किस किस्म का नर्वस सिस्टम होगा। ये तीनों अल्फाज आपके कोर्स के अंदर है। बार दफा जरूरी नहीं होता कि आपको फाइलम दे दे, उसके एनिमल्स आप लोगों को दिए जाएंगे, उसके टाइप्स आप लोगों को दिए जाएंगे जो फर्स्ट ईयर में है। ऐसे फॉर एग्जांपल पूछा गया हाइड्रा में किस किस्म का नर्वस सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो सेलेंट्रेट से बिलोंग करता है। इस तरह से शाबाश से इनमें से कौन सा एनिमल है कि जिसके अंदर न्यूरॉन जो होते हैं, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो वो प्रोटोजोआ और पोरिफेरा होते हैं। कौन सा एनिमल है कि जिसके अंदर सीएनएस है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर जितने कार्डेट्स तक हैं सबके अंदर ये सीएनएस होगा। तो आपके कोर्स के अंदर जो है वो तो सारा का सारा ह्यूमंस का है। इसका मतलब ये हुआ कि हम और आप लोग जिस सिस्टम को हम पढ़ेंगे वो तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम और आप लोग पढ़ेंगे। और जो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है उसमें कौन सा वाला होगा? उसमें सीएनएस होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। इसलिए हम और आप लोग सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही को हम और आप लोग डिस्क्राइब करेंगे। ये जो ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम होता है, चूंकि ये बहुत टॉप पे है, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, इनमें चूंकि बहुत ज्यादा टॉप पे होता है, तो आसानी के लिए हम आमतौर पे इनको फिर दो सब ग्रुप्स में, दो सब टाइप्स में हम इनको पढ़ते हैं। एक को हम और आप लोग कहते हैं सीएनएस और दूसरे को हम और आप लोग कहते हैं PNS, and you know CNS stands for Central Nervous System and PNS stands for Peripheral Nervous System। जो CNS है इनको हम फिर दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। एक इनमें जो आता है उसको हम और आप लोग ब्रेन कहते हैं, जबकि दूसरे को हम आमतौर पे स्पाइनल कॉर्ड हम इसको कहते हैं। ब्रेन से जो नर्व्स निकले हुए हैं
उनको हम और आप लोग फिर स्पाइनल नर्व्स हम और आप लोग इसको कहते हैं, जबकि जो स्पाइनल कार्ड से सारी जो ब्रेन से निकले हुए हैं इनको हम और आप लोग क्रेनियल नर्व्स, सॉरी हम और आप लोग इनको क्रेनियल नर्व्स हम इसको कहते हैं, लेकिन जो स्पाइनल कार्ड से निकले हुए हैं इनको हम स्पाइनल नर्व्स हम और आप लोग इसको कहते हैं। ये दोनों के दोनों आपके कोर्स के अंदर है। सीएनएस को भी हम पढ़ेंगे, पीएनएस को भी हम और आप लोग पढ़ेंगे। तो अभी जिसको हम और आप लोग शुरू कर रहे हैं वो सीएनएस है, लेकिन आपके ज़हन में बात होनी चाहिए कि सीएनएस में हम और आप लोग स्पाइनल कार्ड भी पढ़ेंगे, ब्रेन भी हम और आप लोग पढ़ेंगे। इसके ऊपर किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं वो एंड पे आप लोग को बता दूंगा। इसी तरह से जो पीएनएस है इनमें क्रेनियल नर्व्स को भी हम पढ़ेंगे, कोर्स में है, जबकि जो स्पाइनल नर्व्स है इनको भी हम पढ़ेंगे। ये आपके कोर्स के अंदर है। इनके ऊपर किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं ये भी फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चाहिए ये था कि हम सीएनएस में पहले ब्रेन को शुरू कर लेते, लेकिन नहीं, कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी होता है, वो स्पाइनल कार्ड के अंदर है। तो पहले मैं स्पाइनल कार्ड आप लोगों को समझा देता हूं, फिर इसके बाद हम और आप लोग ब्रेन को शुरू कर लेंगे। टॉपिक्स आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। फिर इसके बाद हम और आप लोग पीएनएस को शुरू कर लेंगे। अगर आप लोग कहीं मैं स्पाइनल कार्ड को शुरू कर रहा हूं, अव्वल बात तो ये है, ये दो थोड़े कंफ्यूजन वाले वर्डिंग है, इसको आप लोग समझने की कोशिश कर लें। ह्यूमन बींग्स, जब ये पहले हम इसको पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जो सबसे पहला बोन बनता है, बोन उसको हम और आप लोग नोटोकार्ड हम इसको कहते हैं। जो सबसे पहला बोन बनता है उसको हम और आप लोग नोटोकार्ड कहते हैं। नोटोकार्ड के अंदर फिर बाद में सेगमेंटेशन हो जाती है और इससे फिर वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। तो आज जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसका जो पहला वाला बोन था उसको हम और आप लोग नोटोकार्ड कहते हैं। इसका मतलब कि नोटोकार्ड से फिर बाद में वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्री होते हैं? 33। इसमें कितने बोन्स होते हैं? 26। सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर के अंदर बहुत आसान है, आप लोग इनको पढ़े भी होंगे। ये जो नोटोकार्ड होता है, इसके अंदर जो चीज प्रेजेंट होती है वो नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कार्ड होता है। और नो डाउट जब ये नोटोकार्ड कन्वर्ट हो जाता है इनटू वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है? वही स्पाइनल कार्ड होता है। तो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जिस चीज के अंदर कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि वो स्पाइनल कार्ड और नोटोकार्ड को एक ही चीज कंसीडर करते हैं। इनमें जमीन व आसमान का फर्क है। नोटोकार्ड इज पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, स्पाइनल कार्ड इज पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नोटोकार्ड के अंदर स्पाइनल कार्ड होता है, नोटोकार्ड से फिर बाद में वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। तो हम और आप लोग जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो स्पाइनल कार्ड है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो आप लोग इमेजिन कर ले कि मैं हाथ से ऐसे जो निशान बना रहा हूं, ये कोई और चीज नहीं है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। इसमें हर एक फिंगर जो आप लोगों को ऐसे नजर आ रही है ये वो वर्टिब्री है। सो वर्टिब्री नंबर 1 2 3 4 ऐसे जाए 33 तक है। तो इसके अंदर ये स्पाइनल कार्ड ऐसे प्रेजेंट होता है। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो अगर मैं इस वर्टिब्रल कॉलम से स्पाइनल कार्ड को निकाल दूं, तो स्पाइनल कार्ड को मैं एक साइड पे रख रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी कैविटी आप लोगों को नजर आ रही है। इस कैविटी को हम कहते हैं न्यूरल कैनाल। बुक के अंदर यह लफ्ज लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो न्यूरल कैनाल कहां होता है? ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक कैविटी होती है जिसके अंदर वो स्पाइनल कार्ड जो है ये प्रेजेंट होता है। क्लियर? नंबर 2, अगर आप लोग इससे उस स्पाइनल कार्ड को आप लोग निकाल दे, उसको मैंने रख दिया है, यहां पे न्यूरल कैनाल है। आप लोग अपने फिंगर को ले ले, नेल ले ले, और इस बोन का जो अंदर वाला साइड होता है ना, इसको आप लोग थोड़ा ऐसे स्क्रैच करें। तो स्क्रैच करने के बाद एक बारीक सी मेम्ब्रेन आपके नेल के साथ अटैच हो जाएगी। कहां से आपने ये सेपरेट कर ली है? जो वर्टिब्रल कॉलम है इसका जो अंदर वाला साइड है, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला साइड, इसको स्क्रैच कर ले। तो वहां पे एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ड्यूरा मेम्ब्रेन। बुक ने लफ्ज लिखा हुआ है DURA, ड्यूरा मेम्ब्रेन। ड्यूरा ये लैटिन वर्ड है और आम अंग्रेजी में इसका मतलब होता है टफ, सख्त। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्यूरा है ये मेम्ब्रेन फितरतन सख्त होगा। और क्यों सख्त होगा? क्योंकि ये मेम्ब्रेन असल में इस बोन के साथ अटैच है। तो बोन सख्त तो ये मेम्ब्रेन भी सख्त। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। फिर से आप लोगों को समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये कोई वर्टिब्रल कॉलम था, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये हमारा स्पाइनल कार्ड था। स्पाइनल कार्ड को मैंने निकाला, न्यूरल कैनाल, उधर पे ड्यूरा मेम्ब्रेन। क्लियर? फिर से बता देता हूं।
शाबाश है। अगर हम और आप लोग इस स्पाइनल कार्ड को हम और आप लोग निकाल दें और हम और आप लोग अभी स्पाइनल कार्ड को हम देख लें, तो स्पाइनल कार्ड की लेंथ कितनी होती है? 17-18 इंचेस। एवरेज डायामीटर कितना होता है? ½ इंच। क्यों? इसलिए एवरेज का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो स्पाइनल कार्ड होता है इसका जो इंटीरियर सा वाला साइड होता है यहां पे डायमीटर ज्यादा होता है। नीचे जाते हैं तो बुक ने लिखा हुआ है इसकी टेपरिंग होती है, TAPERING। टेपरिंग मींस बारीक होता जाता है, नैरो होता जाता है। तो उधर पे डायमीटर आखिर पे यहां पे बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इसका जो एवरेज है ना वो ½ इंच होता है। तो 17-18 इंचेस, 17 to 18 इंचेस इसकी लेंथ है, ½ इंच इसका एवरेज डायमीटर हुआ। जब मैंने स्पाइनल कार्ड को निकाला और इसके ऊपर मैंने ऐसे नेल से इसको स्क्रैच किया, तो इसके ऊपर भी एक बारीक सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पाया, PIA, पाया मेम्ब्रेन। और पाया ये भी लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है सॉफ्ट। इसका मतलब यह हुआ कि कौन सा वाला टफ हुआ? ड्यूरा। कौन सा वाला सॉफ्ट हुआ? पाया। पाया किसके ऊपर है? पाया स्पाइनल कार्ड के ऊपर है। ड्यूरा कहां पे है? वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है, नीचे है। प्लीज अब मेरी तरफ, ताकि आपके लिए फिर ये मसला ना हो। ये जो कुछ मैंने बना दिया है ये वाला, ये वर्टिब्रल कॉलम, इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर तो स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट है। इसके अंदर जो कैविटी थी उसको हम और आप लोगों ने न्यूरल कैनाल कहा हुआ था, अब ये इधर पे प्रेजेंट है। अब हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इधर पे वो ड्यूरा, इसके ऊपर पाया, इसके बीच में कैविटी है, स्पेस है। दिस स्पेस इज एक्चुअली कॉल्ड द न्यूरल कैनाल। सो आई कैन से न्यूरल कैनाल, यानी सॉरी द स्पेस बिटवीन ड्यूरा एंड पाया इज कॉल्ड न्यूरल कैनाल। और इस स्पेस के अंदर होता क्या है? एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं क्या है? लिम्फेटिक फ्लूइड। और इस लिम्फेटिक फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है? शॉक एब्जॉर्बर। ऐसे किसी बंदे को अगर आप लोग स्पाइनल कार्ड से आप लोग इसको यहां पे शॉक दे दे, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह के हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियल फ्लूइड है, वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। यहां पे लिम्फेटिक फ्लूइड का मेन फंक्शन, और भी फंक्शन है, वो शॉक एब्जॉर्बर है। कहीं एमसीक्यूज के अंदर पूछा भी गया, और ये लिम्फेटिक फ्लूइड का लफ्ज आपके कोर्स के अंदर भी है, और ये ड्यूरा और पाया के बीच में होता है। लेकिन इस कैविटी को हम और आप लोग न्यूरल कैनाल हम इसको कहते हैं। अगर आप लोग इसको ऐसे निकाल दें, निकालने के बाद कहीं अगर आप लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट दे, ऐसे काटे, और काटने के बाद ही मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो फिर तो ये आप लोगों को कुछ ऐसे नजर आएगा ना। तो अगर हम और आप लोग इसको बोर्ड के ऊपर बना दे, तो फिर ये आपके साथ कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां पे ऐसे बना रहा हूं, गोल सा बना रहा हूं, तो ये जो गोल जो रेड नजर आ रहा है ये वो पाया है। लेकिन इसके नीचे जहां पे मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूं, ये आप लोगों को क्या नजर आएगा? एक और लेयर मुझे नजर आया, और इसके नीचे मुझे एक और लेयर नजर आया। जो ये वाला है इसका कलर व्हाइट था, तब जाके हम इसको कहते हैं व्हाइट मैटर। जबकि जो ये वाला है इसका कलर ग्रे, तब जाके ग्रे मैटर। लेकिन इसके नीचे भी एक जबरदस्त नैरो किस्म की कैविटी होती है, और इस कैविटी को हम फिर कहते हैं सेंट्रल कैनाल। तो एक दो अल्फाज हैं, मिलते जुलते हैं, एक न्यूरल कैनाल है, एक सेंट्रल कैनाल है। याद रख ले, न्यूरल कैनाल वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है, सेंट्रल कैनाल ये इस स्पाइनल कार्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। और इस सेंट्रल कैनाल में क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF आपके कोर्स के अंदर है, लिखा हुआ है, आप लोगों को फिर पता भी होना चाहिए, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? बड़ा ही आसान है। इन न्यूरॉन्स को जो कोई चीज चाहिए ये इस फ्लूइड से लेगा, जो चीज नहीं चाहिए वो इसको देगा। सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है। जहां पर व्हाइट और ग्रे है, जहां पे व्हाइट और ग्रे है, वो आप लोगों को समझा देता हूं कि इस व्हाइट और ग्रे में होता क्या है। न्यूरॉन के टिपिकल स्ट्रक्चर को जब हम और आप लोगों ने डिस्क्राइब किया, तो हमने कहा सेल बॉडी है, इस तरह से डेंड्रान होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, फिर एक्सान होता है, फिर ये ब्रांचेस होते हैं। फिर हम और आप लोगों ने बात पढ़ी हुई थी कि इन एक्सान्स के ऊपर यहां पे वो श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। श्वान सेल का कलर सारी वो माइलिन सीक्रेट करता है, माइलिन का कलर व्हाइट। तो एक बात जो मैं आपको बता दूं, तब जाके हम और आप लोग उधर पे जाएंगे। अगर एक न्यूरॉन ये हुआ, फिर एक न्यूरॉन ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो इन न्यूरॉन के ऊपर भी ये सारा कुछ प्रेजेंट है, इन न्यूरॉन के ऊपर भी सारा कुछ तो प्रेजेंट है ना। फिर यहां पे एक्सान, यहां पे एक्सान है, यहां पे एक्सान। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनके जो सेल बॉडीज होते हैं, ये एक मास सा बना लेते हैं बास जगह, एंड द मास ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड गैंग्लियन। तो ये जो मास बन गया है इसको हम कहते हैं गैंग्लियन। और अगर एक गैंग्लियन इधर है, एक गैंग्लियन इधर पे है,
तो ये गैंग्लियन और गैंग्लियन आपस में भी मिल जाते हैं, और जब गैंग्लियन गैंग्लियन आपस में मिलते हैं तो फिर ये एक नेटवर्क सा बना लेते हैं जिसको हम फिर कहते हैं प्लेक्सिस। सो प्लेक्सिस इज एक्चुअली ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ गैंग्लियन। गैंग्लियन किस चीज का बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ द सेल बॉडी वन। लेकिन ये जो नर्व्स, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनमें अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को डेंड्रॉन और एक्सॉन को एक नाम दिया हुआ था, शाबाश से नाम दिया था, नर्व्स, नर्व फाइबर्स। तो जो न्यूरॉन होते हैं, इनके जो डेंड्रॉन होते हैं और जो एक्सॉन होते हैं, ये भी मासिस तो बनाते हैं ना, ये भी मास बना रहा है, ये भी मास बना रहा है। एंड द मास ऑफ दिस डेंड्रॉन आर एक्सॉन्स, लेकिन बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स का इज कॉल्ड नर्व्स, NERVES, नर्व्स हम इसको कहते हैं। और ये लफ्ज मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ था कि जो नर्व का लफ्ज है ये आपके कोर्स में दो जगहों पे है। एक नर्व का मतलब वो न्यूरॉन है, एक नर्व का मतलब इन नर्व्स का जो मास होता है, इनको भी हम फिर नर्व्स हम इसको कहते हैं। तो जो नर्व्स होते हैं, इनके लिए आपकी बुक ने एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया हुआ है, वो है ट्रैक्ट्स। तो फिर ये ट्रैक्ट्स बना लेते हैं। तो अगर आप लोग देख ले, जहां पे ट्रैक्ट्स है, जहां पे नर्व्स है, उसके ऊपर श्वान सेल है, श्वान सेल है, माइलिन है, माइलिन है तो व्हाइट है। तो उस व्हाइट की वजह से हमें ये व्हाइट नजर आता है, तब जाके हम इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाइट मैटर के अंदर क्या होगा, तो यहां पे उन न्यूरॉन्स के जो नर्व्स होते हैं ना, डेंड्रॉन, एक्सॉन, ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस न्यूरॉन के सेल बॉडीज को देख ले, तो इनके ऊपर तो वो श्वान सेल ही नहीं है, नहीं है तो फिर माइलिन ही नहीं है, माइलिन नहीं है तो फिर तो व्हाइट कलर ही नहीं है। तो फिर इसका कलर कैसे होता है? वो तो ग्रे होता है ना। इसका मतलब कि जो ग्रे वाला एरिया है, इसके अंदर जो चीज प्रेजेंट होती है वो कोई और नहीं होता, ये सेल बॉडी का मासिस यहां पे प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लियन होते हैं, वो प्लेक्सिस बनाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये तो स्पाइनल कॉर्ड का वो टिपिकल स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आपके बुक ने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज लिखा हुआ है, वो ये है कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो शाबाश से हमारे साथ ऐसे वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये ऐसे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट था। तो अगर हम आप लोग इसे स्पाइनल कॉर्ड को निकाल दे, तो मैंने बता दिया कि इसके ऊपर पाया है, इसके ऊपर तो ड्यूरा है, अंदर ड्यूरा है। इस पाया और ड्यूरा, इसको कलेक्टिवली आपके बुक ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, मेनिंजिस। तो मेनिंजिस स्पाइनल कॉर्ड में कितने लेयर का हुआ? 2 का, ड्यूरा एंड पाया, एंड ड्यूरा एंड पाया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेनिंजिस। तब जाके कुछ लोग कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में जो मेनिंजिस होता है वो डुप्लेट होता है, 2 लेयर्स का बना हुआ होता है, इनमें एक ड्यूरा है, एक पाया है। ड्यूरा का भी पता होना चाहिए, पाया का भी पता होना चाहिए कि फिर ये कैसे प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के आमतौर पे जो फंक्शंस होते हैं, वो ब्रेन से नीचे वाले जितने भी बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं, ये इनको भी कंट्रोल करते हैं। इनके अलावा जितने भी ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं बॉडी में, इनको भी कंट्रोल करने के लिए ये स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम और आप लोग पढ़ा। अभी ब्रेन के बारे में हम और आप लोग पढ़ेंगे। जब हम और आप लोग इसको कवर कर ले, फिर इनसे जो नर्व्स निकले हुए हैं, इनको फिर हम और आप लोग पढ़ेंगे। अभी जिस चीज को मैं शुरू कर रहा हूं वो है ब्रेन। लेकिन याद रख ले, जो ब्रेन है वो ह्यूमन ब्रेन है, वो किसी और चीज का ब्रेन नहीं है। ये ह्यूमन ब्रेन है जिसको हम और आप लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस चीज को हम और आप शुरू कर रहे हैं वो है ह्यूमन ब्रेन। ओके जी, ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है, एक अंदाजे के मुताबिक कि ये ह्यूमन बींग्स के बॉडी वेट का 2% होता है, यानी नॉर्मल बॉडी वेट का। जो नॉर्मल बॉडी वेट है ह्यूमन बींग्स का वो 75 kg होता है, वो 75 kg होता है। और अगर आप लोग ये 75 kg का 2% निकाल दे, तो अगर 100 kg होता तो फिर ये ब्रेन हमारे 2 kg होता, अगर 50 तो फिर 1 kg हुआ। लेकिन ये 75 है, इसका मतलब कि ये 1.5 kg बन जाता है। इसका मतलब कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में जो ब्रेन होता है, इसका जो वेट होता है वो 1.5 kg होता है। और अगर आप लोग 1.5 kg से आप लोग इसको कन्वर्ट कर ले ग्राम में, तो फिर ये
1500 ग्राम बन जाता है। इतना तकरीबन इसका वेट होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर। ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन ही होते हैं, लेकिन जो न्यूरॉन होते हैं वो बुक्स लिखते हैं कि तकरीबन ये 100 बिलियन होते हैं, यानी तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन जो है ना वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पर जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों के दोनों सीएनए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, इसके अंदर ये न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। पर ये जितने भी न्यूरॉन होते हैं ये सारे के सारे एसोसिएटिव होते हैं, और जो एसोसिएटिव है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। याद रख ले, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सीएनएस में मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन नहीं होते। 100% बुक ने भी लिखा हुआ है एसोसिएटिव न्यूरॉन होते हैं, और जो एसोसिएटिव होते हैं ये मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। इसके अलावा ये जो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एसोसिएटिव होते हैं, हम पढ़ेंगे भी, ये फिर साइनेप्स भी बनाते हैं, वो जो जंक्शंस बनाते हैं। तो अगर आप लोग इस ब्रेन के अंदर इन जंक्शंस को काउंट कर ले तो तकरीबन ये 100 ट्रिलियन साइनेप्स जो है ना ये फिर इनको बना लेते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा साइनेप्स जो है ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो ब्रेन होता है इसके ऊपर कैविटीज भी प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के ऊपर होते हैं, उनको हम फिर वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो वेंट्रिकल्स वही उसका स्पेलिंग है जो हार्ट के अंदर होते हैं, ये वेंट्रिकल्स भी उसी तरह से होते हैं, लेकिन वो जो ब्रेन वाले वेंट्रिकल्स हैं ये 4 होते हैं, जबकि जो हार्ट वाले वेंट्रिकल्स होते हैं वो 2 होते हैं। उन वेंट्रिकल्स के अंदर, हार्ट वाले के अंदर ब्लड होता है, इन वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड को हम और आप लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये वेंट्रिकल्स होते हैं, ये 4 होते हैं, और इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये फिर प्रेजेंट होता है। लेकिन आपके बुक ने वेंट्रिकल का लफ्ज नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कि वहां पे डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम टिपिकली वेंट्रिकल्स हम और आप लोग इनको कहते हैं। इनके अलावा नो डाउट इनमें न्यूराग्लियल सेल्स भी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कहीं अगर आप लोग ह्यूमन बीइंग से या किसी और एनिमल से ब्रेन को वैसे आप लोग निकाल दे तो अंदर तो स्कल है ना, खोपड़ी है ना, तो उसी खोपड़ी को भी अगर आप लोग फिर ऐसे नेल से स्क्रैच करें तो उधर पे भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। उस मेम्ब्रेन को हम फिर कहते हैं, वही बात है, ड्यूरा। और ड्यूरा मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन जब आप लोग ब्रेन को निकाल दे तो कहीं अगर आप लोग कसाई के दुकान पे भी जाए, उधर भी देख ले तो ब्रेन एक कवर के अंदर बंद होता है, मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है। लोग जब आमतौर पे इसको पकाते भी हैं, बनाते भी हैं, तो पहले उस मेम्ब्रेन को रिमूव कर लेते हैं। अगर कहीं आप लोग इस मेम्ब्रेन को फिर से देख ले तो फिर ये एक लेयर नहीं होता, ये 2 सब लेयर का बना होता है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको हटाएं, स्लोली हटाएं, जो नीचे वाला होता है दैट इज कॉल्ड एज द पाया, PIA, पाया हम इसको कहते हैं। इस तरह के पाया हम और आप लोगों ने उधर पे भी पढ़ा। लेकिन इस पाया के ऊपर एक और मेम्ब्रेन भी होता है, और इसको हम और आप लोग कहते हैं एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड हम इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रेन है वहां पे जो लेयर्स हैं ये 3 हैं, और इन 3 को हम और आप लोग कलेक्टिवली फिर कहते हैं मेनिंजेस। इसका मतलब कहीं पूछा गया स्पाइनल कॉर्ड में जो मेनिंजेस है वो डुप्लेट है, ब्रेन के ऊपर जो मेनिंजेस है वो ट्रिपलेट है। ये बड़ा जबरदस्त फर्क है, बुक में भी है, और इसको आप लोग कहते हैं एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड को हम एरेक्नॉइड क्यों कहते हैं? फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा होगा। आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्लासेस है, उन क्लासेस में से एक क्लास है जिसको हम एरेक्नीड कहते हैं। एरेक्नीड के अंदर क्या कौन से इंसेक्ट्स प्रेजेंट है? ये स्पाइडर्स वगैरह होते हैं। स्पाइडर का काम क्या होता है? ये वेब बनाता है, जाल बनाता है। कहीं अगर आप लोगों ने ब्रेन को देखा हुआ हो, इसके ऊपर वो वेब सब प्रेजेंट होता है, जाल सब प्रेजेंट होता है। तो चूंकि उसकी लुक उस स्पाइडर के जाल की तरह होती है, तो चूंकि वो जो स्पाइडर जाल बनाता है वो जिस क्लास से बिलोंग करता है वो एरेक्नॉइड है, इसलिए इस मेम्ब्रेन को भी हम फिर एरेक्निड मेम्ब्रेन हम इसको कहते हैं। ये जो ब्रेन होता है इसको हम आमतौर पे जब भी हम इसको स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर 3 मेन पार्ट्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग कहते हैं फोर ब्रेन, दूसरे को मिड ब्रेन, और तीसरे को हम और आप लोग हाइंड ब्रेन हम इसको कहते हैं। ये जो फोर ब्रेन होता है इसके अंदर फिर 2 सब पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग टेलन सेफेलान कहते हैं, जबकि दूसरे को हम और आप लोग डाइन सेफेलान हम इसको कहते हैं। ये जो टेलन सेफेलान है इसके अंदर फिर 2 क्लासिफिकेशन है, ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं और इनके अलावा सेरिब्रम होता है। ऑल्फैक्टरी लोब का मेन फंक्शन क्या है? जस्ट 1, बहुत आसान है,
सब ऐसे ही आप लोग इसको देखेंगे स्मेल है, अल्फेक्शन से निकला हुआ है, स्मेल से निकला हुआ है। और हम और आप लोगों ने अल्फैक्टरी वाले रिसेप्टर भी पढ़े हुए थे। इसका मतलब कि जो नोज है उनके अंदर जो अल्फेक्शन वाले रिसेप्टर हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए जो है ये अल्फैक्टरी रीजन है। तब जाके बाद दफा एमसीक्यूज के अंदर ये बात पूछी जाती है कि जो अल्फैक्टरी लोब्स हैं ये ब्रेन में किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है, फोर, मिड या हाइंड। या बाद दफा पूछा जाता है कि अल्फैक्टरी लोब किसका पार्ट है, टेलेंसेफेलन, डाइसेफेलन, बोथ, या कोई और चीज दी गई होगी। बाद दफा पूछा जाता है कि अल्फैक्टरी लोब का मेन फंक्शन तो स्मेल। बाद दफा पूछा जाता है कि अगर बंदा है उसने एक्सीडेंट किया, कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को ऐसे एमसीक्यू दे देगा कि अगर उसने एक्सीडेंट किया, अल्फैक्टरी लोब ही डैमेज हुए तो फिर इसके अंदर कौन सा मसला पैदा हो जाएगा। अंडरस्टूड बातें कोई और नहीं होगा, वो स्मेल ही जो है वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। जो दूसरा पार्ट है सेरिब्रम, बहुत आसान है, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इसमें फिर दो होते हैं, यू नो, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और दोनों के दोनों सबको पता होता है किससे मिले होते हैं, कार्पस कोलोसम से। तो जो सेरिब्रम है, ये मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट ये है। तकरीबन 85 to 90% सेरिब्रम होता है। तब जाके तो कुछ लोग ब्रेन को सादा अल्फाज में, मेडिकल साइंस में लोग इसको सेरिब्रम भी कहते हैं। हालांकि सेरिब्रम के अलावा और भी पार्ट्स हैं, लेकिन चूंकि ये लार्जेस्ट पोर्शन है इसलिए हम इसको सेरिब्रम भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन इंटेलिजेंस है। 24 आवर्स में ये अगर आप लोग देख लें, इंटेलिजेंस आप लोग जो मतलब लेते हैं वही इसका मतलब है, ये इनको कंट्रोल भी करते हैं। लेकिन आपके बुक ने इनके कुछ और फंक्शन भी लिखे हुए हैं, देख लेंगे आप लोग इसको खुद ही। आसान है, बहुत आसान है, वो देख लेंगे। जैसे थिंकिंग है इंटेलिजेंस में, रीजनिंग है, ये उससे 4-5 कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, इनको आप लोग देख लेंगे, वही बात होगी। उसी तरह से एमसीक्यू होगा, फंक्शन दिया होगा, ब्रेन में ये कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, देख ले। अगर ये फंक्शन इससे रिलेटेड तो फिर सेरिब्रम होगा। या बाद दफा अगर किसी बंदे ने कोई एक्सीडेंट किया या कुछ डैमेज हुआ, किसी ने शूट किया, खुदा ना खास्ता कुछ हुआ और इसका सेरिब्रम डैमेज हुआ, तो इनमें से कौन सा मसला इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। वहां पे स्मेल भी होगा, वहां पे इंटेलिजेंस भी होगी, वहां पे बॉडी के अंदर मूवमेंट्स भी होगी, वहां पे अंदर कोई और फंक्शन भी होगा। सो यू शुड नो कि इसका मेन फंक्शन क्या है। आप लोग इसको ऐसे देख लेंगे, बहुत आसान है, बुक के अंदर उन्होंने क्लियर कट लिखे हुए हैं, बजाय ये कि मैं इसको मेंशन कर लूं। जो डाइनसेफेलान है, इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। ये बात आमतौर पे पूछते हैं, टेलेंसेफेलान के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 2। डाइनसेफेलान के अंदर कितने होते हैं, 4। जो पहला है हम और आप लोग इसको थैलेमस कहते हैं, दूसरा हाइपोथैलेमस कहते हैं, तीसरा एमिगडाला कहते हैं, चौथा हिप्पोकैम्पस कहते हैं। थैलेमस का मेन फंक्शन लिखा हुआ है, एक फंक्शन है लिखा हुआ है। इसका मेन फंक्शन यह है कि ये बॉडी को सेरिब्रम के साथ अटैच करता है। जनरली बता दो, खुदा ना खास्ता किसी बंदे के अंदर अगर ये थैलेमस डैमेज हो जाए तो फिर ये कोमा के अंदर आमतौर पे चले जाते हैं। ब्रेन काम करता है, बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं करती, क्योंकि ये बॉडी को टच करता है सेरिब्रम के साथ। बाकी इसके 2-3 फंक्शन है, उसी तरह से क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे, फंक्शन दिया जाएगा ये किसका फंक्शन है, सो यू शुड नो थैलेमस का है। या अगर ये पार्ट डैमेज हुआ तो फिर क्या होगा, तो उस फंक्शन वो खत्म हो जाएगा। जो हाइपोथैलेमस है, इसका मेन फंक्शन यह है कि ये ह्यूमन बीइंग में नर्वस सिस्टम को केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ इसको अटैच करता है, लिंक करता है। तो थैलेमस बॉडी को सेरिब्रम के साथ मिलाता है, हाइपोथैलेमस केमिकल कोऑर्डिनेशन को नर्वस सिस्टम के साथ इसको अटैच करता है, लिंक करता है। बाकी इसने वो वाले फंक्शन लिखे हुए हैं कि हाइपोथैलेमस का थर्स्ट है, हंगर है, एटसेट्रा 4-5 है। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग इसको जरूर देख लेंगे, वो इसी तरह से क्वेश्चन होंगे। फंक्शन होगा इनमें से किसका है, या ये पार्ट डैमेज हुआ तो इसका कौन सा फंक्शन खराब हो जाएगा। जो एमिगडाला है, इनके जो फंक्शंस होते हैं ये इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। ये पनिशमेंट वगैरह इमोशंस होते हैं, ये इन चीजों को ये कंट्रोल करते हैं। जो हिप्पोकैम्पस होते हैं, ये 2 मेन काम कराता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है और इनके अलावा नेविगेशन, आपको रास्ता दिलाता है। तो उसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या ये है, इस तरह की बात इसके ऊपर आ जाती है। जो मिड ब्रेन है, इसका मेन फंक्शन यह है कि ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ अटैच करता है और हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ लिंक करता है। तो इसका काम भी लिंक करना है। लेकिन ये जो हाइंड ब्रेन होते हैं, इनके अंदर फिर 3 पार्ट्स होते हैं। पोन्स है, शाबाश से, सेरिबेलम है, वो सेरिब्रम था, ये सेरिबेलम है, और मेडुला ओब्लांगेटा है।
तो पोन्स जो कि बाकायदा तौर पे बुक ने लिखा भी हुआ है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है, मेन फंक्शन क्या है, 1 2 3 उसने लिखे हुए हैं, देख लेंगे। तो पूछा क्या, वही बात होगी कि पोन्स ब्रेन का किस पार्ट का हिस्सा है, यू शुड नो, फोर का है, मिड का है, हाइंड का है। कहीं पूछा गया कि पोन जो है अगर ये डैमेज हो जाए तो फिर वही बात होगी, इनमें से क्या फंक्शन खराब हो जाएगा, या कोई फंक्शन दिया जाएगा, इनमें से ये किसका फंक्शन है, तो फिर वो पोन्स का होगा। सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन, सेरिब्रम लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन इज सेरिबेलम, मेन फंक्शन मस्कुलर मूवमेंट्स। इसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, एक सेंट्रल होता है, 2 साइड्स पे होते हैं, लेकिन सबका फंक्शन मस्कुलर मूवमेंट्स। तब जाके खुदा ना खास्ता किसी बंदे के अंदर अगर ये सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो मस्कुलर मूवमेंट्स खराब हो जाते हैं, शेकी होता है, जर्की होता है। इसी तरह से जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, लास्ट पार्ट है, आखिरी हिस्सा है, इसी हिस्से वो फिर स्पाइनल कार्ड निकला हुआ होता है, राइट। और इसका मतलब ये कि इसका मेन फंक्शन क्या है कि स्पाइनल कार्ड को ब्रेन के साथ लिंक करता है। तो आप लोगों को इन चीजों का भी पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट ब्रेन के किस हिस्से को, या कौन सा हिस्सा किसके साथ किसको लिंक करता है, मिलाता है। बाकी उसने फंक्शन लिखे हुए हैं, वोमिटिंग है, कफिंग है, आसान है, इनको फिर आप लोग खुद ही देख लेंगे, आसान बात है। लेकिन एमसीक्यू इसके ऊपर कैसे आते हैं तकरीबन मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। ये सारा का सारा था ह्यूमन्स नर्वस सिस्टम में शाबाश से जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कार्ड है ये कैसे होता है, ये बात मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। लेकिन ये सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब हम आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, प्लीज आप इस साल के लिए इसको कुछ हद तक जरूर देख ले। क्यों कि ये जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको आप लोग खुद ही देख लेंगे कि फंक्शन कौन सा है और कहां पे रिलेट करता है और किस तरह से ये सारा कुछ हो जाता है।